दोस्तों, क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर फिर से खतरे की आहट है? क्या बीजेपी के भीतर ही योगी को कमजोर करने की कोई नई पटकथा लिखी जा रही? और अगर ऐसा था तो अमित शाह जो खुद दिल्ली से लखनऊ आए सीक्रेट मीटिंग की, और अब इस मीटिंग के मायने क्या मान रहे हैं? दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस केशव प्रसाद मौर्य को योगी की कुर्सी का दावेदार कहा जाता रहा, वो इस अहम बैठक में मौजूद ही नहीं थे। तो क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर शाह ने जानबूझकर एक बड़ा संदेश दिया? और आखिर अमित शाह ने क्यों कहा ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे योगी आदित्यनाथ, बीच में कोई नहीं? क्या इसका मतलब यह है कि योगी का विरोध अब पार्टी लाइन के खिलाफ विद्रोह माना जाएगा? और क्या विपक्ष की बिखरी रणनीति के बीच बीजेपी ने योगी के नेतृत्व में 2027 की तैयारी शुरू कर दी? दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे शाह योगी मीटिंग के अंदर की पूरी कहानी, यूजीसी कानून से लेकर आरएसएस के संकेत तक, और वो बड़ा राजनीतिक संदेश जिसने यूपी की राजनीति में नई लकीर खींच दी। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि कहानी सिर्फ कुर्सी की नहीं, देश की सबसे बड़ी सियासी समीकरण की है। दोस्तों, कहते हैं जब संघर्ष अपनों के बीच हो तो इंसान को हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। बाहरी विरोधी से लड़ना आसान होता है, लेकिन जब चुनौती अपने ही घर के भीतर से आए तो मामला कहीं ज्यादा जटिल हो जाता है। योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर में पिछले कुछ वर्षों के दौरान ऐसे कई मौके आए जब पार्टी के भीतर ही कुछ ताकतें उनकी घेराबंदी करती नजर आई। कभी उनके फैसलों पर सवाल उठाए गए, कभी उनकी शैली को लेकर असंतोष फैलाने की कोशिश हुई, और कभी ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि यूपी की राजनीति में योगी का विकल्प तैयार किया जा रहा है। लेकिन हर बार योगी ने खुद को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि बीजेपी के सबसे मजबूत चेहरों में से एक साबित किया। जितनी बार उनके खिलाफ हवा बनाई गई, उतनी बार उन्होंने अपने काम, अपने फैसलों और अपनी सियासी पकड़ से ये दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में उनकी मौजूदगी किसी संयोग का नतीजा नहीं, बल्कि एक ठोस रणनीति और जन समर्थन का परिणाम है। पर इस बार जो घटनाक्रम सामने आया, उसने योगी विरोधियों की सोच को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। अमित शाह का एक बयान ऐसा आया जिसे सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा सकता, बल्कि इसे धीरे धीरे शक्ति प्रदर्शन और नेतृत्व की स्पष्ट घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लगातार यह चर्चा चल रही थी कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का अगला बड़ा चेहरा कौन होगा। क्या पार्टी के भीतर उत्तराधिकारी को लेकर कोई खींचतान चल रही है? क्या योगी आदित्यनाथ का कद दिल्ली में असहजता पैदा कर रहा है? इन्हीं सवालों के बीच अचानक सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में नए सवाल तैरने लगे। क्या योगी आदित्यनाथ 2027 में एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? यह सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि सत्ता की रीढ़ है। 2024 के बाद अब पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती 2027 का विधानसभा चुनाव है, और ऐसे में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह का भ्रम पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच यूजीसी कानून का मुद्दा भी सामने आया। कई लोगों ने इसे केवल शिक्षा नीति का विषय नहीं माना, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संकेत तलाशे गए। कुछ विश्लेषकों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि यह कानून योगी के खिलाफ एक सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बीते दिनों कुछ धार्मिक और राजनीतिक घटनाएं भी हुई, जिसके बाद योगी सरकार पर सवाल उठाए गए। विरोधियों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि योगी कमजोर पड़ रहे हैं या उनकी छवि पर असर पड़ रहा है। लेकिन योगी की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत यही रही कि वो हर चुनौती का जवाब नए अंदाज में देते हैं, कभी कड़े प्रशासनिक फैसलों से, कभी विकास के एजेंडे से, और कभी सीधे जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत करके। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कानून पर रोक लगा दी, जिससे यह मुद्दा कुछ समय के लिए शांत होता नजर आ रहा है। लेकिन इसके पहले ही जो राजनीतिक हलचलें शुरू हुई, उसने ये साफ कर दिया कि योगी को लेकर पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चाएं कितनी तेज हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या अमित शाह के हालिया संदेश के बाद योगी की राह और मजबूत हो गई? क्या 2027 में यूपी की राजनीति फिर योगी के इर्द गिर्द ही घूमेगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि बीजेपी के भविष्य के नेतृत्व की दिशा तय करने वाली लड़ाई बनती जा रही। इसी बीच शाह और योगी की जिस कथित सीक्रेट मीटिंग की चर्चा तेज हुई, उसने यूपी की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया।
ये बैठक सिर्फ एक सामान्य मुलाकात नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सत्ता और संगठन के भविष्य की दिशा तय करने वाली रणनीतिक बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। विरोधियों के लिए साफ संदेश था कि योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल्ली में किसी भी तरह की दुविधा नहीं है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि इस अहम बैठक में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे। वही केशव मौर्य जिन्हें अक्सर दिल्ली का करीबी माना जाता है और जिनके बारे में समय समय पर यह कयास लगाए जाते रहे हैं कि योगी की कुर्सी संभावित दावेदार हो सकते हैं। हालांकि शाह ने लखनऊ पहुंचने के शुरुआती कार्यक्रम में केशव मौर्य उनके साथ दिखाई दी। तस्वीरें भी सामने आई जिससे लगा कि सब कुछ सामान्य है। लेकिन जैसे ही असली बैठक शुरू हुई, तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। बैठक के कमरे में सिर्फ योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के कुछ चुनिंदा वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही मौजूद थे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। संदेश साफ था, निर्णय के केंद्र में योगी हैं और बाकी सभी को उसी नेतृत्व में आगे बढ़ना होगा। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में 3 बड़े और निर्णायक मुद्दों पर चर्चा हुई। पहला मुद्दा 2027 का चुनाव और बीजेपी की रणनीति। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि सत्ता की सबसे मजबूत रीढ़ है। 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह होगा। बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि अखिलेश यादव के पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जवाब कैसे दिया जाए। विपक्ष जिस तरह जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहा है, उसके मुकाबले बीजेपी किस नए नैरेटिव के साथ जनता के बीच जाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल था। दूसरा मुद्दा संगठन, सरकार और आरएसएस की एकजुटता। बैठक में यह भी साफ कहा गया कि आने वाले चुनाव में संगठन, सरकार और आरएसएस तीनों को एक ही दिशा में काम करना होगा। किसी भी तरह की गुटबाजी, ढिलाई या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी के भीतर जो भी अलग सुर में बोलने की कोशिश करेगा, उसे सख्त संदेश दिया जाएगा। तीसरा और सबसे बड़ा संदेश, नेतृत्व को लेकर कोई भ्रम नहीं। बैठक का सबसे अहम निष्कर्ष यही था कि अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, ऊपर नरेंद्र मोदी और नीचे योगी आदित्यनाथ, बीच में कोई नहीं। यह बयान सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में नेतृत्व की अंतिम मोहर माना जा रहा है। यह उन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाने की कोशिश है जो शंकराचार्य विवाद या केशव मौर्य के हालिया बयानों के बाद तेज हो गए थे। शाह ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार योगी के नेतृत्व में तेज हुई है और पार्टी का चेहरा वही रहेंगे। योगी के खिलाफ कोई भी अंदरूनी विरोध सीधे पार्टी लाइन के खिलाफ माना जाएगा। शाह का जनता को सीधा संदेश। अपने संबोधन में अमित शाह ने यह भी याद दिलाया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार बीजेपी का साथ दिया। 2014, 2017, 2019 और 2022 में पार्टी को ऐतिहासिक जन समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि अब फिर से प्रचंड बहुमत की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस, सपा या बसपा जैसी परिवारवादी पार्टियां प्रदेश का भला नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का विकास केवल बीजेपी ही कर सकती है। इस पूरी बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा और तेज हो गई कि योगी का कद सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली अब उन्हें बीजेपी के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक मानकर चल रही है। और यही वजह है कि सीक्रेट मीटिंग ने विरोधियों को साफ संकेत दिया, 2027 की लड़ाई योगी के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी और जो भी इसके खिलाफ सोच रहा है वो गलतफहमी में है। अब सवाल यही है, क्या इस संदेश के बाद यूपी बीजेपी के भीतर चल रही सारी अटकलों पर विराम लग जाएगा, या फिर आने वाले दिनों में राजनीति का यह तूफान और बड़ा होगा। दिलचस्प बात यह भी रही कि योगी आदित्यनाथ ने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश खुद पढ़ा। यह कोई सामान्य औपचारिकता नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे राजनीतिक संकेतों से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जब किसी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का संदेश सार्वजनिक रूप से पढ़ने का अवसर दिया जाता है, तो उसका मतलब सिर्फ सम्मान नहीं होता, उसका मतलब यह भी होता है कि नेतृत्व के शीर्ष स्तर पर भरोसा और स्वीकार्यता पूरी तरह कायम है। यही वजह है कि इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सवाल उठने लगे कि क्या यह सिर्फ एक कार्यक्रम था, या फिर इसके जरिए दिल्ली ने योगी की भूमिका को और मजबूत करने का संकेत दे दिया। फिलहाल इतना तो साफ दिखता है कि योगी के विकास मॉडल से दिल्ली पूरी तरह संतुष्ट है। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, निवेश और धार्मिक पर्यटन के लिए जिस एजेंडे को योगी आगे बढ़ा रहे हैं, उसे बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। और यही कारण है कि योगी की कुर्सी पर
अब भी कोई खतरा नजर नहीं आता। जो कहानियां विरोधी गढ़ रहे हैं वो फिलहाल सिर्फ राजनीतिक अटकलें ही मानी जा रही हैं। सत्ता के भीतर कोई अस्थिरता नहीं, बल्कि उल्टा संदेश यही जा रहा है कि योगी यूपी में बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा बने रहेंगे। शाह से पहले योगी की आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी कई मुलाकातें हुई। इन बैठकों के बाद जो संदेश निकलकर सामने आया वो बेहद स्पष्ट था। योगी का विरोध सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध नहीं, बल्कि पार्टी लाइन और संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ जाना माना जाएगा। बीजेपी और आरएसएस दोनों ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी का चेहरा पार्टी के लिए सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में किसी भी तरह की अंदरूनी गुटबाजी या नेतृत्व पर सवाल उठाना पार्टी के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर बीजेपी को यूपी में सत्ता बनाए रखनी है तो योगी विरोधियों का समय रहते कड़ा संदेश देना जरूरी होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में नेतृत्व कमजोर हुआ तो विपक्ष को मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष की स्थिति भी बेहद उलझी और बिखरी हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक फार्मूले के जरिए जातीय समीकरण साधने में लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति 2027 में बीजेपी को रोक पाएगी? इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री भी सपा के लिए नई चुनौती बन सकती है। ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाकर अखिलेश के समीकरण बिगाड़ सकते हैं और मायावती का रुख भी बेहद दिलचस्प है। जिस तरह वो बीजेपी को लेकर संतुलित बयान दे रही है, उससे ये संकेत मिल रहा है कि बसपा खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश में। लेकिन बसपा के मजबूत होने का सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, यानी विपक्ष का वोट बैंक बढ़ता दिख रहा है, जबकि बीजेपी एकजुट होकर योगी के नेतृत्व में आगे बढ़ती नजर आ रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तस्वीर काफी हद तक स्पष्ट होती जा रही है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में चेहरा योगी ही है। दिल्ली और आरएसएस दोनों का समर्थन उनके साथ है और विपक्ष अंदरूनी उलझनों में फंसा हुआ है। अब सवाल यही है कि 2027 की लड़ाई क्या योगी के नेतृत्व में बीजेपी के लिए एक और बड़ी जीत साबित होगी या फिर राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है? दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए मुद्दे के साथ। और हाँ, राज टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।